ठीक है भाई। देखो भाई, कल मैंने तुम्हें उसके बारे में तो बता ही दिया था, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ध्यान है क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट? बताओ क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए इंटू ए मत बोलना था, एक रो से ए बोलना जब भी बोलो। ठीक है। तो जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट बताता क्या है हमको, ये भी बताया था मैंने। हम्म। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, दोबारा से बता देता हूँ एक बार। जैसे कि हमारे पास कोई भी सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट है 3 है, 5 है और 4 है। अच्छा, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं क्रॉस वाले साइन से। ए क्रॉस ए, जब भी तुम ए क्रॉस ए करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? तुमको मिलेगा कि ये जैसे, अच्छा एक बात बताओ, जैसे ए सेट पे कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहा हूँ मैं, जरूरी नहीं कि ये ए सेट हो। अगर कोई दूसरा सेट होता बी, तो मैं यहाँ पे ए क्रॉस बी लिख देता। तो इन चीजों से जो मुझे रिलेशन मिलने वाले हैं ना बाद में, उसे बोलते हैं सेट, रिलेशन होना सेट। क्या बोलते हैं उसे? रिलेशन होना सेट। यानी कि सेट के अंदर ही मैं क्या ढूंढूंगा? रिलेशन ढूंढने की कोशिश करूंगा एक तरह से। अगर अब मुझे ढूंढना हो कि ये सारे के सारे एलिमेंट कितनी पॉसिबिलिटी हैं कि किस पॉसिबिलिटी से ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, रिलेट हो सकते हैं, तो ये करने की वजह से मुझे वो सारी पॉसिबिलिटी मिल जाएंगी। जैसे 3 के साथ 3 रिलेट हो सकता है, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 3 के साथ तीनों लिख दिया मैंने। ऐसे ही मैं 5 के साथ भी लिख दूंगा सारे, और 4 के साथ भी लिख दूंगा सारे। अब एक रोज ए करने की वजह से ये पता चल जाएगा मुझे कि इन दोनों में कितने टोटल पॉसिबल रिलेशन बन सकते हैं, सारे के सारे पता चल जाएंगे मुझे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करने की वजह से तो मुझे ये पता चलता है। अच्छा, जो हमें रिलेशन मिलेंगे वे कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद ही तो मिलेंगे, उससे पहले तो नहीं मिलने के। अब कितने रिलेशन मिले कितने नहीं मिले वो तो बाद की बात है। उससे पहले हमें ये सिखाया जाता है कि रिलेशन के कुछ टाइप होते हैं। सबसे पहले हमें बताया गया, अच्छा, नल एंड वॉइड रिलेशन। अगर मैं, ये तो शायद एनसीईआरटी में दे रखे है लेकिन मैं बता देता हूँ तुमको। नल एंड वॉइड रिलेशन, जैसे मान लो, अच्छा तुमने आज तक ये पढ़ा होगा, सबसेट्स के बारे में पढ़ा होगा कि सबसेट क्या होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक सेट लिख देता हूँ, बी, तीन। बी के अंदर कितने एलिमेंट दिखाए हैं तुम्हें? एक। जो बी के अंदर एक एलिमेंट है, या जितने भी एलिमेंट हैं बी के अंदर, क्या वे सारे के सारे ए के अंदर भी हैं? तो जब ऐसा होता है कि जब किसी सेट के एलिमेंट सारे के सारे उस दूसरे सेट के अंदर होते हैं, तो उस सेट को उसका सबसेट बोल दिया जाता है। और इसको ऐसे डिनोट करते हैं कि जो बी है वो क्या है? सबसेट है किसका? ए का। तो मैं प्रॉपर सबसेट और सबसेट के बारे में बताया होगा, मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, प्रॉपर सबसेट और सबसेट क्या होते हैं। प्रॉपर सबसेट का तो मतलब ये होता है, प्रॉपर सबसेट यानी कि वो उससे छोटा ही होना चाहिए बेसिकली, उससे बड़ मतलब उसके जितना नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। जैसे अगर मेरे तुम स्टूडेंट हो, अगर तुम्हें सारा का सारा आ जाएगा मेरे जितना ही, तो बेसिकली तुम स्टूडेंट नहीं रह जाओगे उस दिन। क्या बात सही है? तुम्हें मेरे से कम ही आता है, यानी कि तुम मेरे प्रॉपर स्टूडेंट कब बन पाओगे? जब तुम्हारे अंदर वे सारी चीज ना हो जो मेरे अंदर हो। लेकिन अगर तुम मेरे स्टूडेंट हो तो इसका मतलब, हाँ, ये कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज है कि जो तुम्हें आता होगा पॉसिबली वो मुझे भी आता होगा, एक आध चीज छोड़ के, जो हो सकता है तुमने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा हो। ठीक है। तो यानी कि तुम प्रॉपर स्टूडेंट कब बनोगे? जब तुम्हें सारी चीजें ना आती हो। तो इसी तरह से कोई भी प्रॉपर सबसेट कब बनेगा? जब उसके अंदर सारी चीजें ना हो। एक और सेट लो, सी। सी है 3, 4 और 5। सी के अंदर जितने एलिमेंट है वे भी ए के अंदर है, लेकिन अब ये सारे के सारे एलिमेंट कंटेन कर रहा, तो इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, जो सी है वो अब सबसेट बन गया ए का। सबसेट जब भी बन जाएगा तो सबसेट का मतलब ये होगा कि वो सारे के सारे एलिमेंट क्या करेगा अपने अंदर, कंटेन करेगा। और हम ये वाला एक साइन भी लगा देंगे। इस साइन का मतलब क्या है? ये इक्वल हो गए बेसिकली दोनों के दोनों। अच्छा, इस सबसेट वाले साइन से तुम्हें ये भी ध्यान आना चाहिए, ये वाला साइन, ये लेस देन वाला या ग्रेटर देन वाला, जो भी तुम कहना चाहो उसको। अगर मैं कोई एलिमेंट इधर लिखूंगा तो इसका मतलब वो छोटा है या बड़ा है? और उधर लिखने पे वो एलिमेंट क्या हो जाएगा? बड़ा। इसको भी ऐसे ही तुम ध्यान रखना। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ बी जो है सबसेट है ए का, तो इसका मतलब छोटा कौन है, बी या ए? बी छोटा है, जिधर की तरफ भी ये खुला हुआ होगा वो क्या है? बड़ा है। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ इक्वल टू का साइन लगा दिया, तो इसका मतलब सी सबसेट तो है, लेकिन उसके इक्वल भी है। प्रॉपर सबसेट ऊपर वाले को बताओगे या नीचे वाले को? ऊपर वाले को प्रॉपर सबसेट बताओगे, तो प्रॉपर सबसेट का मतलब ये होगा कि सारी की सारी चीजें उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। इक्वल टू का साइन लगने के साथ ही क्या पता चला हमें कि सी के अंदर जितने सारे के सारे एलिमेंट हैं वे ए के अंदर तो हैं, लेकिन उसके बराबर भी हैं सारे एलिमेंट, यानी कि ये दोनों क्या हो गए बेसिकली? इक्वल हो गए। इक्वल होते के साथ ही क्या बन जाएगा? सबसेट।
और जब छोटा रहेगा तब क्या बनेगा वो प्रॉपर सबसेट। ध्यान रखोगे इतनी बात। ठीक है, तो मैं टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में बता रहा था मैं। एक सेट लिया ए, 3 4, चलो 2 ही ले लेता हूँ, 2 ही एलिमेंट लिख लिए। अब मैं यहाँ पे कुछ सेट लिखूंगा, तुम्हें ये बताना है क्या वो ए का सबसेट है या वो ए का सबसेट नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिखा, क्या 3 इसका सबसेट है? ठीक है, एक और लिख लेता हूँ सी, 3 4, ये भी इसका सबसेट है। ठीक है, इक्वल भी यानी कि सबसेट है, ये तो प्रॉपर सबसेट और ये क्या है सबसेट। अच्छा, अब एक और लिख दिया मैंने सेट यहाँ पे 5। 5 सेट के बारे में पढ़ा था तुम लोगों ने पहले। 5 सेट वो सेट होता है जिसके अंदर कुछ भी ना हो। अगर मैं 5 सेट को लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखना पड़ेगा, इसके अंदर जीरो भी मत लिख देना कभी, बस खाली सेट का निशान बना के छोड़ दोगे, यानी कि इसका मतलब क्या है, सेट तो है लेकिन इसके अंदर कुछ है नहीं। क्या 5 का सबसेट है? देखो 5 जो होता है, ध्यान रखोगे क्लास 11 में पढ़ाया जाता है कि जो 5 होता है वो हर सेट का सबसेट है। 5 जो है वो हर सेट का सबसेट है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि जो 5 है वो किसका सबसेट है, ए का। ठीक है, अच्छा एक और सबसेट लिख देता हूँ लास्ट में इसका, डी। डी के अंदर लिख दिया मैंने 4। तो यानी कि कितने सबसेट मुझे 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 इसके टोटल कितने सबसेट मिले, 1 2 3 4। अब टोटल सबसेट निकालने का एक फॉर्मूला और बताया होगा तुम्हें, वो होता है 2n। बताया था, 2 तो 2 है ही, n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है इसमें, 2, तो 2 की पावर 2 यानी कि 2 कितना होता है 4, यानी कि टोटल सबसेट कितने आएंगे, 4 आएंगे। अच्छा अगर मैं इसमें एक और एलिमेंट बढ़ा दूं, यहाँ पे 5 और लिख दिया, अब टोटल सबसेट कितने आएंगे, 8 आएंगे। 4 लिखने पे कितने आ जाएंगे, 16। ऐसा जरूरी नहीं होगा हर बार कि तुम सारे के सारे सब्जेक्ट ढूंढ लो। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है एमसीक्यू टाइप में कि सेट दे दिया और तुमसे टोटल सबसेट के बारे में पूछ ले कि बताओ उसके टोटल कितने सबसेट है। तो अब अगर आता है तो लिख लेना उसे कि किसी के भी टोटल सबसेट्स अगर ढूंढने हो तो कैसे करते हो उसे, 2n, ये टोटल सबसेट हो जाए। जो मैंने जो तुम्हें बताया था पहला, नल रिलेशन या फिर वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन, अच्छा वॉइड है और नल सेट को भी किससे डिनोट करते हैं, 5 से। अगर मैंने ऐसा कह दिया कि मैंने एक ऐसा रिलेशन ढूंढ दिया 5, मैंने एक ऐसा रिलेशन ढूंढ दिया किसी भी सेट पे कि उसके अंदर कोई रिलेशन ही नहीं है, उसके अंदर क्या कोई भी रिलेशन नहीं है, तो उस वाले रिलेशन को क्या बोला जाएगा, वॉइड रिलेशन बोला जाएगा। समझ में आई कुछ बात? अगर मैंने कोई ऐसा रिलेशन ढूंढ दिया, जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास एक सेट है 1 2 है, और तुम मुझे ऐसा रिलेशन ढूंढ के दिखाओ कि ए में से बी को माइनस करके 5 आना चाहिए, क्या इसके अंदर ऐसे एलिमेंट है कि दोनों को माइनस करके 5 आ जाए किसी भी तरह से? तो यानी कि यहाँ पे जो रिलेशन है मेरा क्या है, वो 5 है, तो इस वाले रिलेशन को क्या बोला जाएगा, वॉइड रिलेशन बोला जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, वॉइड रिलेशन के बाद एक और आता है यूनिवर्सल रिलेशन, नंबर 2 है। यूनिवर्सल तो सेट भी पढ़े होंगे तुम लोगों ने पहले। यूनिवर्सल सेट में याद है क्या होता था, मतलब उसके अंदर जैसे एक सेट है यहाँ पे 1 2, एक और सेट लिख लेता हूँ मैं 1 2 3। मान लो फिलहाल तो मेरे पास यही 2 सेट है। अच्छा मैंने एक और सेट लिख दिया, इसको यूनिवर्सल सेट बोल दिया, 1 से लेके 10 तक लिख दिया इसमें। मान लो बी के अंदर जितने एलिमेंट है वो भी इसके अंदर है, ए के अंदर जितने एलिमेंट है वो भी इसके अंदर है, और कोई सेट मुझे दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि वो सेट जो अपने अंदर सारे के सारे एलिमेंट कंटेन करके रखता हो और सेट्स के। क्वेश्चन अब अच्छा एक बात है, क्या ये जो मैंने यहाँ पे सेट लिखा है ये हर किसी के लिए यूनिवर्सल सेट है? ये हर किसी के लिए यूनिवर्सल सेट नहीं है। अगर मैं क्वेश्चन ये वाला सेट करता सिर्फ ए और बी के लिए तो इसके लिए क्या बन जाता है, यूनिवर्सल सेट बन जाता। तो यूनिवर्सल सेट अगर किसी भी क्वेश्चन में आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके अंदर अदर सेट्स के सारे एलिमेंट्स कंटेन हो, उस सेट को क्या बोल देंगे हम लोग, यूनिवर्सल सेट बोल देंगे। इसी तरह से यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, जैसे मान लो छोटे छोटे एग्जाम्पल लेता हूँ जिससे समझ में आ जाए तुम्हें चीज। ए और बी के अंदर मान लो ए के एलिमेंट है 2, अगर तुम इसका एक रोज भी फाइंड करो तो क्या आएगा, 1 2, 1 2 2,
इसके अलावा कोई, इसके अलावा तो कोई है नहीं, ठीक है। अब मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया कि एक भाई रिलेशन है इन दोनों के बीच में, मुझे नहीं पता क्या रिलेशन है, लेकिन वो रिलेशन यही है। या फिर इसे ऐसे भी मान सकते हो कि जो पहले वाला एलिमेंट है वो दूसरे वाले एलिमेंट को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो ढूंढना जरा, क्या 1 2 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा? हाँ कर देगा। क्या 2 2 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा? और इसमें और इसके अलावा कुछ है ही नहीं। एक रोज भी क्या बताता है हमको? एक रोज भी बताता है टोटल पॉसिबिलिटी किसी भी रिलेशन की, जितने भी रिलेशन ढूंढ सकते हो। क्या ये रिलेशन एक रोज भी के इक्वल आ गया? है ना? तो जब भी कोई रिलेशन किसके इक्वल आ जाए, ए क्रॉस बी के, तो उस वाले रिलेशन को क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल रिलेशन। इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि जो ये रिलेशन है, और इस वाले निशान का मतलब क्या बताया था मैंने तुम्हें? सबसेट। क्या बताया था इसका? सबसेट। यानी कि जो जो भी रिलेशन तुमने ढूंढा है वो ए क्रॉस बी के ही क्या ढूंढ दिया तुमने? इक्वल ढूंढ दिया। तो जब भी कुछ ऐसा ढूंढ दोगे तो इसका मतलब तुमने कौन सा रिलेशन फाइंड करा है उसके अंदर? यूनिवर्सल रिलेशन तुमने उसके अंदर फाइंड करा है। ठीक है, तीसरे वाला लिखते हैं, चलो इसको नोट कर लो अपने हिसाब से, जैसे भी वर्ड रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। हाँ जिसके अंदर, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो आइडेंटिटी रिलेशन। अब आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन, अगर मैं आइडेंटिटी की बात करूँ तो आइडेंटिटी का मतलब होता है मैं खुद। इसका मतलब यही तो होता है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? मैं अपने आप, एक तरह से। तो आइडेंटिटी रिलेशन ऐसा बोलेंगे जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई भी सेट है 1 2 3, और तुमने एक ऐसा रिलेशन ढूंढ दिया जो हर एक एलिमेंट को अपने आप से रिलेट कर दे। जैसे कि तुमने यहाँ पे लिखा कि इस रिलेशन में होना चाहिए ए कोमा बी, लेकिन ए और बी आपस में इक्वल होने चाहिए। रिलेशन में क्या होना चाहिए? ए कोमा बी, लेकिन ये ए किसके इक्वल होना चाहिए? बी के। यानी कि दोनों जगह सेम एलिमेंट आने चाहिए। तो अब जो रिलेशन आएगा वो ऐसा आएगा ना, एक किसके इक्वल है? एक के। टू किसके इक्वल है? टू के। और थ्री किसके इक्वल है? थ्री के। क्या इसके अलावा कुछ और भी आएगा इसके अंदर? इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा इसके अंदर। तो ये तो है आइडेंटिटी रिलेशन। कैसा आइडेंटिटी रिलेशन? तब बोल देंगे जब ये 3 3 ना हो, बस 2 2 हो। तब नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी तो हर एक की पता होनी चाहिए ना, जितने भी हैं हमारे पास सेट में। तो अगर किसी सेट का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है तो वो आइडेंटिटी है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो आइडेंटिटी नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे एक और चीज जोड़ दी, लेट्स से 1 1 था हमारे पास, 2 2 एंड 3 3, यहाँ पे लिख दिया मैंने 1, चलो 2 से रिलेटेड है। क्या अभी आइडेंटिटी रहा? ये आइडेंटिटी यहाँ पे इसलिए नहीं रहा क्योंकि 1 सिर्फ और सिर्फ किससे कनेक्ट होना चाहिए था? 1 से। लेकिन यहाँ पे 1 2 से भी कनेक्ट हो गया। तो यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन में ये ध्यान रखोगे कि जो भी एलिमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, और किससे रिलेटेड वो नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो आइडेंटिटी हमारा हो गया। आइडेंटिटी से अगले वाला आता है रिफ्लेक्सिव। ये आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कुछ कुछ एक जैसे ही है। आइडेंटिटी रिलेशन तो ये बोलता है कि हर एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ
अपने आप से ही कनेक्ट होना चाहिए। लेकिन जो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये कहता है कि हर एक एलिमेंट अपने आप से कनेक्ट तो होना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसमें और कुछ हो ही ना। समझ में आई बात? आइडेंटिटी क्या बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ हर एलिमेंट अपने आप से कनेक्ट होना चाहिए, और रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है, हर एलिमेंट अपने आप से कनेक्ट तो होना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसमें और कोई रिलेशन हो ही ना। फॉर एग्जाम्पल 7 8 9, और मैंने रिलेशन फाइंड कर लिया एक, 7 7 से कनेक्ट है, 8 8 से कनेक्ट है, और 9 9 से कनेक्ट है, और किसी तरह से मैंने ये भी कनेक्शन दे दिया कि 7 8 से भी कनेक्टेड है। अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव ये बोलता है कि बस मुझे एक चीज चाहिए कि मेरा हर एक एलिमेंट अपने आप से क्या कर दो, कनेक्ट कर दो, बाकी चाहे तुम कुछ करते रहो, मुझे मतलब नहीं है। तो इसे 7 8 से मतलब नहीं है, तो यानी कि ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर यहाँ पे 9 9 ना होता तो तब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की पहली डिमांड क्या है कि मेरे हर एक एलिमेंट को अपने आप से क्या कर दो, कनेक्ट। वहां पे फिर 9 9 से कनेक्ट नहीं रहा, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं रहा। अच्छा ये बताओ, क्या ये आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी क्या कहता है, आइडेंटिटी ये कहता है कि एक रेस्ट्रिक्शन है कि हर एक एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड हो, और उसके अलावा उसमें कुछ भी ना हो। तो यानी कि यहाँ पे 7 8 आ गया, अगर 7 8 हटा दो तो अब ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी। तो क्या अब ये रिफ्लेक्सिव नहीं रहा, ये रिफ्लेक्सिव भी है अब भी 7 8 हटाने पे। ठीक है, यानी कि कुल मिला के जो अब एक और बात समझ में आती है कि जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन है ना, ये सारे के सारे क्या हैं, रिफ्लेक्सिव भी है। आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होता है। क्या सारे रिफ्लेक्सिव होंगे आइडेंटिटी? सारे रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं होंगे, लेकिन सारे आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव होंगे। बात समझ में आई? आइडेंटिटी में और कुछ नहीं हो सकता अपने आप के अलावा, लेकिन रिफ्लेक्सिव में कुछ भी हो सकता है। बस ये है कि हर एक एलिमेंट अपने आप से क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। इन दोनों को नोट करो। यहाँ पर तुम इसका एक और एग्जांपल दे देना, ये तो रिफ्लेक्सिव है। अगर तुम यहाँ इस रिलेशन में लिखना चाहते हो 7 7 8 8 एंड 9 9, ये रिफ्लेक्सिव भी है और ये आइडेंटिटी भी है। डन। नेक्स्ट हेडिंग डालो तुम लोग, सिमेट्रिक रिलेशन। कौन से नंबर का है, 5 4 पढ़ लिया हमने। सिमेट्रिक, देखो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है। सिमेट्रिक रिलेशन हमने शायद कल भी पढ़ा था, आज फिर से पढ़ते हैं इसको। जैसे कि हमारे पास एक सेट है 1 4 6, और इसमें मैंने एक रिलेशन फाइंड कर लिया कोई भी। मैंने कहा इसमें 1 6 6 1,
ठीक है, एक तो ये फाइंड करा रिलेशन नंबर 1, और एक रिलेशन नंबर 2 फाइंड करा, 1,4, 4,6 और 4,1। ये तो शायद आएगा ही नहीं। ऐसे कर लेते हैं इतना ही। एक रिलेशन पहला और एक रिलेशन दूसरा। सिमेट्रिक रिलेशन की अगर बात करूँ तो सिमेट्रिक रिलेशन में ऐसा होता है कि जैसे अगर मैं इसको मैथमेटिकल लिखना चाहूँ तो ऐसे कि अगर तुम्हें रिलेशन में ए कोमा बी भी दिखा है, यानी कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो तुम्हें वहां पे बी कोमा ए भी दिखना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो क्या बोल दोगे, वो रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। देन सिमेट्रिक। अगर ऊपर वाले रिलेशन की बात करें, यानी कि पहले वाले रिलेशन की, तो उसमें 1,6 दिखा तो उसका उल्टा भी दिखना चाहिए, 6,1, तो ये क्या है, सिमेट्रिक है, इट इज सिमेट्रिक। दूसरे वाले रिलेशन की बात करो, यहाँ पे 1,4 दिखा, लेकिन 4 किससे रिलेटेड है, यहाँ पे 6 से है, लेकिन होना किससे चाहिए था, 4,1 होना चाहिए था यहाँ पे, यानी कि ये सिमेट्रिक नहीं है। यानी कि अगर कोई भी हमें ऑर्डर्ड पेयर दिखे यहाँ पे रिलेशन के अंदर, अगर ए कोमा बी है तो बी कोमा ए, यानी कि उसका उल्टा भी होना चाहिए, वरना वो सिमेट्रिक रह नहीं जाने का। सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक के बाद अगर हम पढ़ें, हमें पढ़ना है ट्रांजिटिव। सेट है 10, 11 और 12। रिलेशन मुझे किसी ने कहा, अच्छा पहले इसका मैथमेटिकल बताता हूँ। ये ट्रांजिटिव रिलेशन ये बोलता है हमको कि अगर ए बी से रिलेटेड हुआ और आगे ये बी कहीं सी से रिलेटेड हुआ, अगर ए रिलेटेड हुआ बी से और बी आगे कहीं रिलेटेड हुआ सी से, तो फिर तुम इस ए और सी को भी तुम्हें मतलब रिलेट करना पड़ेगा बेसिकली, तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। यानी कि अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए और सी भी आपस में क्या होने चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए, तो उसे क्या बोल देंगे हम, ट्रांजिटिव रिलेशन बोल देंगे। ठीक है। अच्छा, हम्म, अगर मैं रिलेशन इसमें फाइंड करूं, 10 को मैंने रिलेटेड दिखा दिया 11 से, और 11 को आगे रिलेटेड दिखा दिया 12 से, तो इस 10 और 12 में क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। तो अगर मैंने 10 और 12 का ऑर्डर्ड पेयर इसमें लिख दिया तो वो क्या बन जाएगा, ट्रांजिटिव, और अगर नहीं लिखा तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 10 रिलेटेड है 12 से, हेंस इट इज ट्रांजिटिव। सही है बात, डाउट हो तो बताओ कोई, करो नोट इसको भी। बस एक लास्ट रह गया तुम्हारा अब, एंटाई सिमेट्रिक। ठीक है, लास्ट हेडिंग डालो एंटी सिमेट्रिक। अब एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की अगर मैं बात करूं, सिमेट्रिक रिलेशन में तुम लोगों को क्या बताया था कि अगर ए बी से रिलेटेड हुआ और बी ए से रिलेटेड हुआ, सिमेट्रिक की बात कर रहा हूँ, सिमेट्रिक में क्या बताया था, अगर ए बी से रिलेटेड हुआ और बी ए से रिलेटेड हुआ तो वो क्या हो जाता है, सिमेट्रिक हो जाता है। लेकिन एंटी सिमेट्रिक में ऐसा होगा कि अगर तुमने कोई ऑर्डर्ड पेयर जो कि ए कोमा बी है, वो बी कोमा ए के इक्वल प्रूफ कर दिया, तो वो केवल और केवल एक कंडीशन में कर पाओगे कि उस वाली कंडीशन में ये होना चाहिए कि ए और बी आपस में इक्वल होने चाहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर मान लो हमारे पास है 1,1 है, ठीक है, तो अगर ये वाला वन इस वाले वन से रिलेटेड है,
तो क्या मुझे दोबारा ऐसा लिखना पड़ेगा कि ये पहले दूसरे वाला मैं यहाँ लिखूंगा, ये वाला मैं यहाँ पे लिखूंगा? ये दोनों सेम बात है या एक ही बात है? मतलब ये दोनों सेम बात है, अलग अलग बात है? सेम बात है, यानी कि जो ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, इसमें तुम ए कोमा बी और बी कोमा ए तभी प्रूव कर पाओगे जब वो क्या हो, दोनों के दोनों सेम हो। जैसे कि अगर मैंने 2,2 लिख दिया किसी रिलेशन में, तो फिर तुम्हें क्या दोबारा से 2,2 लिखने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि अगर ये टू इस टू से रिलेटेड है तो ये वाला टू भी इस वाले टू से रिलेटेड है। सिंपल सी बात है। तो इन वाले रिलेशन को क्या बोला जाता है? एंटी सिमेट्रिक बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा 1,2,3 और फिर मैंने एक रिलेशन फाइंड कर दिया यहाँ पे 2,2 और 3,3। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आइडेंटिटी थोड़ी है या नहीं आइडेंटिटी? नहीं है। 1,1 कहाँ दिख रहा है? 1,1 तो दिख ही नहीं रहा। आइडेंटिटी तो ये है नहीं। क्या रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, क्योंकि उसमें भी 1,1 चाहिए, बाकी तो फर्क नहीं पड़ता, उसे तीनों का चाहिए, लेकिन इसमें 1 का नहीं है। अच्छा सिमेट्रिक की बात करूं, सिमेट्रिक में क्या होता है कि ए कोमा बी और बी कोमा ए चाहिए। अब तुम इसे सिमेट्रिक बोलोगे? क्यों सिमेट्रिक क्यों नहीं कह सकते, ऐसा बताओ, सिमेट्रिक किस वजह से नहीं बोल सकते इसको? उससे तो मतलब ही नहीं सिमेट्रिक को। सिमेट्रिक तो ये कहता है कि अगर 2,2 हो ये वाला, तो ये वाला 2 और वो वाला 2 भी होना चाहिए। डिफरेंशिएट कर दोगे इस वाले 2 में और इस वाले 2 में, तो यानी कि कुल मिला के है, तो क्या है? सिमेट्रिक हुआ। सिमेट्रिक हुआ। अब एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक ये बोलते हैं कि एंटी सिमेट्रिक तब होता है कोई भी रिलेशन कि अगर तुमने ए कोमा बी और बी कोमा ए प्रूव कर दिया और उसमें ये है कि ए बराबर बी है, तो तब वो रिलेशन क्या हो जाएगा? एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। बेसिकली अगर तुम किसी रिलेशन को सिमेट्रिक प्रूव कर चुके हो, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि सिमेट्रिक प्रूव करने के बाद तुम्हें ये दिख रहा है कि यार इसमें तो ए बराबर बी है, ए इक्वल्स टू बी है, तो वो वाला रिलेशन क्या कहलाता है? एंटी सिमेट्रिक कहलाता है। बताओ डाउट क्लियर है क्या ये वाला? सही है? भाई जरूरी नहीं है कि सिमेट्रिक में वो हो। जैसे कि मैंने एक रिलेशन लिखा है यहाँ पे, देखो मैं बताता हूँ, अभी करता हूँ। जैसे 1,2,3 एक सेट है, और एक रिलेशन लिख दिया मैंने यहाँ पे 1,2 और 2,1। तो अब बताओ ये सिमेट्रिक है या नहीं है? सिमेट्रिक है। अच्छा सिमेट्रिक कह रहे हो तो इसमें तीन का कोई रोल थोड़ी है। सिमेट्रिक तो ये बोलता है कि अगर तुम्हें 1,2 का ऑर्डर्ड पेयर दिख गया, तो 2,1 का भी ऑर्डर्ड पेयर तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, मतलब होना चाहिए उसके अंदर। तो बस उसमें भी यही है, तुम्हें उससे मतलब ही नहीं है कोई 1,1 से, बस 2,2 दिख गया तो ये वाला 2 और ये वाला 2 भी दिखना चाहिए। कैसे डिफरेंशिएट करोगे इस वाले 2 में इस वाले 2 में? क्या ये सेम ही है क्या बात? 2,2 और 2,2 सेम ही बात है। 3,3 और दूसरा एक 3,3 कर दोगे डिफरेंशिएट? कर ही नहीं पाएंगे। तो यानी कि बेसिकली सिमेट्रिक तो उन्होंने से प्रूव कर दिया, लेकिन कौन सी कंडीशन लगा के कि ए बराबर क्या है? बी। और जब भी ये वाली कंडीशन दिख जाए तो यानी कि क्या क्या कहोगे उसको? एंटी सिमेट्रिक। हाँ बस। हम्म हम्म ना सिमेट्रिक में देखना तुम्हें ऐसा कुछ, और कौन सा बताया था मैंने तुम्हें? ट्रांजिटिव ना, तुम्हें ट्रांजिटिव में देखना कि हर एलिमेंट कनेक्टेड हो आपस में, नहीं, बस उसके अंदर जो भी हो, जैसे ए कोमा बी और आगे बी कोमा सी, तो ए सी से भी क्या होना चाहिए? रिलेटेड, तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, और जो मैं वीडियो दूंगा ये दोबारा से देख लेना, तो क्लियर हो जाएगी चीजें। ठीक है भाई, रिलेशन तो मैंने तुम्हें सारे समझा दिए, रिलेशन क्या चीज है। एक अब अलग अलग क्वेश्चन कराता हूँ थोड़े, क्योंकि सेम सेम क्वेश्चन तो तुम लपेट ही दोगे। वॉच नहीं लाया? टाइम क्या हो रहा है? टाइम बताना भाई। ठीक है, अभी टाइम, इसको रख कर दूं? ये है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन फर्स्ट, और उसका पार्ट है फिफ्थ, और फिफ्थ में भी ये पार्ट है। रिलेशन दे रखा है x, y such that y
वर्क एट द सेम। अब देखो इसको प्रूव करना कितना आसान है, लेकिन अगर पहली बार तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हें बड़ा डिफिकल्ट लगेगा। तुम्हें ये चेक करना है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, दूसरी बारी में चेक करना क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, और तीसरा चेक करना क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। हाँ, अगर ये तीनों रिलेशन हो जाते हैं, अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोल देते हैं। ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव के लिए ये होना चाहिए कि हर एक एलिमेंट अपने आप से क्या होना चाहिए? कनेक्ट होना चाहिए। अगर मैं क्वेश्चन बोलूँ, क्वेश्चन क्या है, दो बंदे हैं मेरे पास एक्स और वाई, वे दोनों बंदे अगर सेम सेम जगह पे काम करते हैं तो रिलेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर मैं अपनी बात करूं, मान लो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, क्या मैं अपने आप से ले लूं? अगर मैं दोनों जगह मैं ही ले लूं, ये भी मैं हूं और ये भी मैं हूं, क्या ये दोनों मैं एक ही जगह पे काम करते हैं? यानी कि अगर तुम कोई भी एक पर्सन उठाओगे और उसका खुद से यानी कि क्लोन बना के पूछोगे क्या भाई तुम दोनों एक ही जगह काम करते हो, तो क्या कहेगा वो? हाँ जी, हम यहीं पे काम करते हैं। यानी कि जो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव अगर रिलेशन की बात करूंगा इस वाले केस में, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों? क्योंकि अगर हर बंदे की बात करोगे तो वो बंदा वहीं पे ही काम करता है बेसिकली। बात समझ में आई कुछ? सही बात है। दो बंदे लोगे कोई भी दो बंदे लोगे, सबसे पहली बात तो जैसे यहाँ पे एक्स और वाई है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा दो चीजें रहती हैं। ये कनेक्शन ढूंढना होता है कि इसका इसका कनेक्शन है या नहीं है। अगर बात रिफ्लेक्सिव की होती है तो रिफ्लेक्सिव में एक चीज बोलते हैं हम कि एक्स और वाई क्या होने चाहिए आपस में? इक्वल होने चाहिए। अब दो डिफरेंट लोग तो आपस में इक्वल हो नहीं सकते, मैं अपने आप की इक्वल होऊंगा। ठीक है। तो अगर एक्स इक्वल्स टू वाई हो गया तो ये ऐसा हो जाएगा एक्स कोमा एक्स। क्या एक्स और एक्स तो एक ही पर्सन हो गया? क्या ये दोनों पर्सन एक ही जगह काम करते हैं? हाँ, करते हैं एक ही जगह काम, तो यानी कि रिलेशन सेटिस्फाई हो गया, यानी कि एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू किससे हो जाएगा? बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक, सही बात है। अब तो इसके आगे क्या लिख दोगे तुम? सो इट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्यों बोलोगे इसको? क्योंकि ये दोनों के दोनों लोग एक ही जगह काम करते हैं। ये दोनों के दोनों बेसिकली कौन है? एक ही है। हम्म। अच्छा, अगर नेक्स्ट वाले की बात करोगे, अब यहाँ पे तुम्हें ज्यादा राम कथा लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए? यहाँ पे एक्स कोमा एक्स यानी कि दोनों क्या है? सेम ही पर्सन है। अगर तुम्हें अपने रिमेम्बरेंस के लिए लिखनी है बात तो लिख सकते हो कि एवरी पर्सन वर्क एट सेम प्लेस इफ इट इज इफ इट इज कंपेयर टू इटसेल्फ। यानी कि कोई भी पर्सन अगर अपने आप से अपने आप को कंपेयर करता है, क्या मैं उसी जगह काम करता हूँ, तो वो उसी जगह काम करता हुआ पाएगा। रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक रीजन लिख दो तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं, ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ तक भी लिख सकते हो कि एक्स इक्वल्स टू वाई होना चाहिए। अब हमें दिख गया कि एक्स को मैक्स, हाँ साफ 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 दिख रहा है कि एक्स और एक्स सेम पर्सन है, और सेम पर्सन एक जगह काम करेंगे ही करेंगे, तो इतना भी लिख सकते हो। सो इट इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज दे बोथ आर सेम पर्सन। इतना बड़ा ना लिख के ये भी लिख सकते हो, रिफ्लेक्सिव बिकॉज दे बोथ आर सेम पर्सन। हम्म। नहीं भाई, ये गिवन है क्वेश्चन। अब बताओ, कोई डाउट तो नहीं है? इतना लिखना हार्ड भी नहीं है। सिमेट्रिक इसको प्रूव करना आसान है। अगर मैंने कोई भी दो बंदे ले लिए, ठीक है, मैं और तुम, इस टाइम पे मैं और तुम एक ही जगह पे बैठे हैं, क्या तुम और मैं भी एक जगह पे बैठे हैं? अगर मैं और तुम एक जगह पे बैठे हैं तो क्या तुम और मैं भी एक जगह पे बैठे हैं? सही बात है। सिमेट्रिक यही देखना होता है। अगर हमें कोई भी बंदे दो मिले, लेट से मैंने कहा एक्स और वाई वर्क्स एट सेम प्लेस, सो वाई एंड एक्स मस्ट ऑल्सो
वर्क्स एट सेम प्लेस। ठीक है, तो यानी कि नीचे क्या लिख दोगे, हैंस इट इज सिमेट्रिक। तीसरा बात, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में तीन बंदे उठाओ। वी हैव थ्री पर्सन। ए बी एंड सी। अब हमने पहली बात ये कही कि ए और बी सेम जगह काम करते हैं, यानी कि ए और बी हमने कह दिया बिलोंग्स टू रिलेशन। अब उसके बाद मैंने ये कहा कि बी और सी भी सेम जगह काम करते हैं। पहली बात मैंने क्या बोली कि ए और बी एक ही जगह पे काम करते हैं, बिलोंग्स टू रिलेशन है, और बी और सी भी एक जगह पे काम करते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको जगह से लेके बताऊं तो बड़ी आसानी से समझ जाओगे। मैंने कहा ए और बी मेरठ में काम करते हैं, और बी और सी भी मेरठ में काम करते हैं, तो क्या ए और सी भी मेरठ में काम करते हैं? हाँ, डेफिनेटली। तो यानी कि तीसरी बात क्या लिखोगे यहाँ पे कि ए और सी ये भी क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू रिलेशन। अब जो मैंने तीन बातें तुम्हें बताई हैं वो अपने आप कॉपी में लिखोगे। इफ ए एंड बी वर्क्स एट सेम प्लेस, B and C works at same place, then A and C also works at same place। तो यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा, ये रिलेशन भी हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा, hence it is transitive। यानी कि ये तीनों है। अब नोट करो, उसको डाउट हो तो कोई पूछ लो। हम्म, क्या चीज? अच्छा, क्वेश्चन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग पर्सन लिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्स और वाई कुछ भी हो सकते हैं, एक्स और वाई। तीसरी बात ये है कि अगर तुम ट्रांजिटिव देखोगे तो तुम्हें जेड तो लेना ही पड़ेगा, तीसरे वाला जेड लेना पड़ेगा जो कि गिवन नहीं है। तो बेसिकली एक्स और वाई, इसका कहने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हें ये जो भी ये वेरिएबल है एक्स और वाई लेने, तो अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो। बस तुम्हें किस बात का ध्यान रखना कि अगर एक्स और वाई सेम प्लेस पर काम करते हो तो ए और बी भी क्या होने चाहिए, सेम प्लेस पर काम करते होने चाहिए, तभी ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा। अगर तुम इसे ज्यादा प्रिसाइजली करना चाहते हो तो एक्स वाई और जेड ले लो, मर्जी है तुम्हारी। ये फर्स्ट के फिफ्थ का बी पार्ट है। इसमें ये रिलेशन बता रखा है हमें कि एक्स एंड वाई, मतलब एक्स और वाई रिलेटेड है, किस तरह रिलेटेड है कि एक्स एंड वाई लिव एट द सेम लोकेलिटी। सही है। अब मैं तुम्हें समझाऊंगा सिर्फ और सिर्फ, ये होमवर्क तुम्हारा है क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लिख दूंगा मैं थोड़ा बहुत। अगर मैं इसमें रिफ्लेक्सिव की बात करूं, जैसे मैं हूं, अगर मैं इस घर में रहता हूं तो अपने आप से रिलेशन देखूंगा, तो क्या मैं भी इसी घर में रहता हूँ? क्योंकि रिफ्लेक्सिव का मतलब ये है कि एक्स कोमा वाई अगर ले रहे हो तो इसमें एक्स और वाई क्या होने चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए। तो एक्स कोमा एक्स का रिलेशन देखोगे तुम। और हाँ, अगर मैं इसी घर में रहता हूँ तो मैं भी इसी घर में रहता हूँ, अगर तुम अपने घर में रहते हो तो तुम अपने ही घर में रहते हो। बेसिकली बात ये है, तो यानी कि रिफ्लेक्सिव में लिख दोगे। ठीक है, अगर एक्स कोमा एक्स की बात है तो यहाँ पे चाहे एक ही एक्स के बारे में डिफाइन कर देना कि एक्स सेम जगह पे रहता है तो दूसरा एक्स भी अपने आप सेम ही जगह पे रहता हो, क्योंकि वो इक्वल है उसके। दूसरी बात, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या ढूंढोगे, सिमेट्रिक में तो दो बंदे लेने पड़ेंगे, एक्स और वाई। सिमेट्रिक में ये होता है कि अगर एक्स और वाई रिलेशन को बिलोंग करते हैं तो वाई और एक्स भी रिलेशन को बिलोंग करने चाहिए। अगर हमारे पास दो बंदे हैं, अगर हमारे पास दो बंदे हैं, जैसे मैं हूँ और तुम हो, मेरठ में रहते हो तुम सारे, अगर मैं और तुम की बात करें,
मेरठ में रहते हैं, तो तुम और मैं भी मेरठ में रहते हैं। तो यानी कि अगर सीधे कनेक्टेड है एक्स और वाई, तो उल्टे भी इस वाले रिलेशन से क्या है, कनेक्टेड है। तुम्हें बात बस इतनी देखनी है कि जो पिछली बार हम रिलेशन देख रहे थे जो हमें गिवन था, इस बार हम भी हम वही वाला रिलेशन देखेंगे जो हमें गिवन है। अपनी तरफ से कोई रिलेशन नहीं लगाना, जो भी क्वेश्चन में गिवन है। तो यानी कि ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया और सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव की बात, अगर एक्स और वाई है हमारे पास, वे सेम जगह पे रहते हैं, और वाई और जेड सेम जगह पे रहते हैं, तो क्या एक्स और जेड भी सेम जगह पे रहेंगे? रहेंगे, डेफिनेटली, सिंपल सी बात है बिल्कुल। तो बस हो गए तीनों के तीनों, ये क्या हो गए हमारे पास, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। और जो रिलेशन तीनों होता है उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। हाँ, सही बात है, क्वेश्चन हमेशा ही मतलब कंडीशन हमेशा ही क्वेश्चन में गिवन होगी। हो ही नहीं सकता ऐसा। हाँ, वो तो होने का ही नहीं, वो रिफ्लेक्टिव होने का ही नहीं, क्योंकि अच्छा नहीं, रिफ्लेक्टिव तो तब भी होगा, वो एक्स और वाई तो अलग अलग रहना है, लेकिन मैं तो एक जगह रहूंगा। हाँ हाँ हाँ, अपने आप से तो होगा। ठीक है, एक और जैसे इसमें अगला क्वेश्चन दे रखा है, करते करते सुनो थोड़ा सा, कि जैसे एक्स और वाई, उसमें ये दे रखा है कि जो वाई है वो एक्स से लंबा है, थोड़ा सा 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा तुम्हारे हिसाब से? क्योंकि मैं अपने आप से लंबा थोड़ी हो जाऊंगा, है ना। तो यानी कि तुम्हें वही देखना बस, रिलेशन एक्स और वाई में क्या दे रखा है कि जो वाई है एक्स से लंबा है, कुछ लंबा है वो एक्स से, तो मैं अपने आप से लंबा नहीं हो सकता, तो यानी कि इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो है नहीं वो। सिमेट्रिक की बात करूं, अगर एक्स वाई से छोटा है, या फिर अगर मैं ऐसे बोलूं जो क्वेश्चन मैंने रखा कि जो वाई है वो एक्स से क्या है, बड़ा है, तो अगर इसका उल्टा कर दोगे वो थोड़ी सा ही होगा, एक्स थोड़ी बड़ा हो जाएगा वाई से, है ना। अगर ऐसा है कि एक्स और वाई, और मैंने ये बोल दिया कि जो दूसरे वाला है लंबा होना चाहिए, अगर मैंने वाई और एक्स को इंटरचेंज कर दिया, तो भाई इंटरचेंज करने की वजह से एक्स लंबा थोड़ी हो जाएगा, रहेगा तो वाई लंबा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिमेट्रिक भी नहीं होने का। तीसरा वाला ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में बताओ, अगर एक्स और वाई है मेरे पास, कहा कि वाई जो है एक्स से लंबा है, तीसरी बात उसने ये बोली कि वाई जो है, नहीं उल्टा, जो जेड है, ठीक है, जो जेड है वो वाई से क्या है, लंबा है। तो क्या ऐसा कह दूं कि एक्स जो है, एक्स और जेड में भी सेम रिलेशन है कि जेड लंबा होगा एक्स से? इन दोनों में कौन बड़ा है, वाई, और इन दोनों में कौन बड़ा है, जेड। तो एक्स तो सबसे छोटा हो गया, यानी कि एक्स तो इससे डेफिनेटली छोटा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो बस ये भी बात क्या हो जाएगी, ये वाली बात ट्रू होगी बस में, ट्रांजिटिव वाली, ना तो ये वाला रिलेशन वो होगा सिमेट्रिक, और ना ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो यानी कि मैं आशा करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन तुम कर लोगे। अगर मैं बोलूं जैसे, और इसमें क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि जो x है, x इज वाइफ ऑफ y, x इज वाइफ ऑफ y, जो पहले लिख रहा है वो तो वाइफ है, और जो दूसरे बारे में लिख रहा है वो उसका हस्बैंड ही होगा। तो अगर मैं बात करूं x कोमा y की, यहाँ पे x जो है वो क्या है, y की वाइफ है, तो क्या x अपने आप की वाइफ हो जाएगी? अगर अपने आप से ये वाला रिलेशन ढूंढोगे, रिलेशन मैंने ये लिख दिया कि x इज वाइफ ऑफ y, तो अगर y को x से रिप्लेस कर दोगे तो क्या x अपने आप की वाइफ हो जाएगी? x को मैं x लिख पाऊंगा, मैं नहीं लिख पाऊंगा यहाँ पे? ये बिलोंग्स टू रिलेशन करेगा या नहीं करेगा, बताओ। अरे कैसे करेगा, तू अपने आप की वाइफ हो जाएगा क्या भाई, बताओ, है नालायक। ठीक है, तो बात यह है कि x को मैं x यहाँ पे बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। अच्छा, अगर इसे वो बताओ तुम, रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं हुआ, अगर x और एक्स वाई की वाइफ है, तो सिमेट्रिक होगा ये? अगर x, तो वाई एक्स की वाइफ थोड़ी हो जाएगी, नहीं, यानी कि ये वो भी नहीं होने का। अच्छा, दूसरी बात ये है, ये वो होगा ट्रांजिटिव, अगर एक्स वाई की वाइफ है और वाई जेड की वाइफ है, ये रिलेशन बैठ रहा, तो ये एक्स, देखो ये बड़ा रिलेशन बड़ा खतरनाक है पीछे वाला ट्रांजिटिव वाला। अगर तुम देखो, एक्स किसकी वाइफ हुई, वाई की, तो वाई मेल होना चाहिए हमारे हिसाब से, तो अगर हम जनरल सी बात करें, लेकिन जो ये है, वाई किसकी वाइफ है, ऐसा हो सके? ये तो कुल मिला के तो हमें रिलेशन में नहीं दिखने का, तो ये ट्रांजिटिव हुआ या नहीं हुआ, दोबारा सोचो।
ट्रांजिटिव दोबारा सोचो, ट्रांजिटिव हुआ या नहीं हुआ। देखो मैं ऐसा कह रहा हूँ, अगर एक्स का वाई के साथ रिलेशन देख लिया, लेकिन आगे हमें वाई का कहीं रिलेशन देखने को मिला ही नहीं। मैंने कल तुम्हें कंडीशन बताई थी, अगर अगर आगे कुछ तुम्हें टोटल एविडेंस नहीं मिलते किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो उसे ट्रांजिटिव मानोगे या नहीं मानोगे? कल बताई थी मैंने तुम्हें, शायद मानेंगे। तो यानी कि एक्स जो है वाई की वाइफ वाइफ है, भाई वाई किसी की वाइफ थोड़ी हो जाएगी आगे, ठीक है। तो यानी कि कुल मिला के ट्रांजिटिव बोल देना, समझ में आई बात? ठीक। हाँ ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि आगे हमें रिलेशन, हम आगे ये नहीं बता सकते कि वो ट्रांजिटिव है या ट्रांजिटिव नहीं है, और जब भी ऐसा होगा तो क्या। देखो भाई, मैंने तुम्हें अभी ये क्वेश्चन कराया था, ये क्वेश्चन मैंने तुमको ये कराया था कि एक्स और वाई में जो ये लंबे वाला रिलेशन बताया था, ये बताया था कि जो वाई है एक्स से लंबा है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दूं, जो एनसीईआरटी में दे रखा कि ये क्वेश्चन है कि जो वाई है ना, वो एक्स से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो अब तुम्हें ट्रांजिटिव बताना। मैंने कहा जो वाई है वो तो एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा है, और जो ये यहाँ पे जेड है, ठीक है, तो क्या एक्स और जेड में भी सेम रिलेशन है? क्या जेड एक्स से भी 7 ही सेंटीमीटर लंबा है? दोबारा देखो, ये जो वाई है ये तो एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा है, और जो ये जेड है ये वाई से भी 7 सेंटीमीटर और लंबा है। तो क्या एक्स और जेड इन दोनों में भी 7 का डिफरेंस है, ज्यादा का है? तो ये ट्रांजिटिव हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि मैंने रिलेशन क्या बताया कि एग्जैक्टली कितना सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर। अब इनमें 7 सेंटीमीटर का तो रहा नहीं डिफरेंस, कितने का हो गया, 14 सेंटीमीटर का हो गया, तो दैट्स वाई इट इज नॉट ट्रांजिटिव। अच्छा एक और क्वेश्चन लास्ट, मजा आएगा इसमें, रख कर देखो थोड़ा सा। हाँ हाँ, यही ले रहा हूँ मैं, ये ले रहा हूँ, ये सब इसी में ही है। हस्बैंड भी है, फादर भी। अगर मैंने अब उस वाले रिलेशन को मॉडिफाई कर दिया, ये क्वेश्चन देखो, अगर मैं तुम्हें कहूँ तो ये क्वेश्चन तुम्हारी न्यूमेरिकल एबिलिटी को बढ़िया नहीं कर रहे, लेकिन ये तुम्हारे जो दिमाग की स्ट्रेंथ है ना, उसको मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि देखो उसमें दिमाग लग रहा है। अगर सामने वाला कोई हमारे रिलेशन को आगे पढ़ा है रिफ्लेक्सिव को, तो शायद मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि मैं 4th क्लास के बच्चों को रिलेशन सिखा दूंगा। लेकिन वो क्या इतना दिमाग लगा लेगा जितना तुम लगा पा रहे हो? यानी कि रिलेशन तो बताना होता है आसान, लेकिन जो आगे कॉम्प्लेक्सिटी है उसको तुम ही झेल पाओगे। तो ये कोई भी तुमसे कहेगा ना मैथ से बेकार है, क्या रिलेशन फंक्शन पढ़ रहे हो, नहीं, हर चीज का सेंस बैठता है। और कोई तुमसे कहे कि कहाँ पे काम आ रहे हैं, ये हर जगह काम आ रहे हैं। जो हम फोन चला पा रहे हैं, जो गाड़ी ड्राइव कर पा रहे हैं, ये शायद मैथमेटिक्स की देन है कि हम टायर, ये बता देती है कंपनी की टायर जी तुम्हारा इतने किलोमीटर में घिस जाएगा। ह्यूमैनिटीज वाले से पूछ लो जाके, उनको तू बताइए भैया कितने टायर टायर कितने दिन में घिस जाएगा, वो ही घिस जाएगा बताते बताते, फिजिक्स लगा पाएगा वो उसमें? और फिर वो यही कह देगा गाड़ी में बैठ के उसी में कि फिर कहाँ काम आ रही है, ये साइन थीटा कोस थीटा कहाँ पे आ रहे हैं, इतने सारे ब्रिजेस बन रहे हैं। तुमने देखा होगा द्वारका, बताया तुम्हें द्वारका? द्वारका वहां पे है गुजरात में, कृष्ण जी की जो बहुत ही नगरी थी, उस पर भी अब डैम बना दिया, बहुत बढ़िया वहां पे एक। तो वो भी तो सारा उसी की देन है, ये उसके बिना बन जाएगा? तो तुम प्राउड करो बेसिकली कि तुम उसे पढ़ पा रहे हो, जिसके बस की कुछ नहीं होता ना, वो बाद में क्या कह देता है, ये तो बेकार है, ये वाली बात होती है। चलो क्वेश्चन ये है अब तुम्हारे पास कि रिलेशन ऐसा दे रखा है, एक्स वाई से रिलेटेड है, और यहाँ पे ये बोल रखा है, लाइक एक्स इज फादर ऑफ वाई, ऐसा बोल रखा है। एक बार चेक कर लेता हूँ। हम्म, ठीक है, यही है, एक्स इज फादर ऑफ वाई। तो अगर मैंने ऐसे लिख दिया कि जो एक्स है वो वाई का फादर है, बिलोंग्स टू रिलेशन, और जो वाई है वो जेड का फादर है, ये भी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ये ट्रांजिटिव होगा। अगर एक्स वाई का फादर है और वाई जेड का फादर है, तो क्या एक्स जेड का भी फादर हुआ? ठीक है, सिंपल सी रीजनिंग लग सकती है यहाँ पे। अगर यहाँ पे रिफ्लेक्सिव देखना चाहो, कोई अपने आप का पापा थोड़ी हो जाएगा,
कोई अपने आप का पापा नहीं हो सकता। कोई किसी का पापा है, अगर उसको इंटरचेंज कर दो तो क्या वो हो जाएगा पॉसिबल सिमेट्रिक, कि भाई मैं तेरा पापा तू मेरा पापा? ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर। तो ना ये सिमेट्रिक है, ना ये रिफ्लेक्सिव है, और ना ये ट्रांजिटिव है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। पहले मैं जो मैंने बताया था वही बताया था ना, शायद से क्या बताया था, जिसमें ट्रांजिटिव मैंने ये कहते थे कि ट्रांजिटिव है। अगर हम रिलेशन नहीं ढूंढ पाए तो क्या कह देंगे, है। कोई भी नहीं ढूंढ पाए तो क्या बोल देंगे उसको, वो है। समझ में आई बात? हम किसी को, शायद मैं कल भी बता रहा था तुम, अगर कोई बाहर आके बैठ जाए कोई इंसान और उसके बारे में तो तुम्हें ये नहीं पता कि वो बहुत ज्यादा अक्लमंद इंसान है या बेवकूफ इंसान है, तो उसको हमें बेसिकली कंक्लूड क्या करना पड़ेगा, अक्लमंद या बेवकूफ? नहीं, बेवकूफ भी तो कर सकते हैं, क्योंकि अगर अक्लमंद, लेकिन अगर बात ही बेसिकली ये है कि जो भी रिलेशन होगा, जो भी हम कहना चाह रहे हैं उसे हम वही कंक्लूड कर दें। क्योंकि रिलेशन में भी तो मैंने तुम्हें ये बताया ट्रांजिटिव। अगर कोई आगा कल को एक और रिलेशन ढूंढ दे कोई, और बाद में उसको सेटिस्फाई ना करा पाए, तो उसको भी हमें क्या कहना पड़ेगा, हाँ वो है। तो बस बात ये है। अब तुम इस चीज को समझ लो सही। अब देखो, जैसे ये मैंने तुम्हें कराए हैं, तो कुछ क्वेश्चन इसमें रिलेटेड है जो तुमसे नहीं होंगे ना, वो मैं बता देता हूँ। मार्क कर लो उनको जो तुमसे नहीं होंगे। 11, 12, और ट्राई करने की कोशिश करना, यानी 11 के बाद के लास्ट के दो तो मैंने तुम्हें करा ही दिए थे शायद एमसीक्यू, या शायद एक ही कराया था, उनको भी करने की कोशिश कर लेना। अब जैसे इसमें और क्वेश्चन है, अब तुम समझ जाओगे, अब तुम ही बताओगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी लाइब्रेरी की बुक देख रहे हैं। नहीं गिरेगी, पकड़िए। लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। 7th क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसी लाइब्रेरी की, कोई लाइब्रेरी के अंदर घुस गया, लाइब्रेरी के अंदर घुस के उसने ये रिलेशन स्टैब्लिश करा कि अगर मैं दो बुक देखूंगा और मैंने दोनों बुक को रिलेटेड बता दिया, तो ये मान लेना कि एक्स और वाई में सेम पेज है। अब तुम बताओगे सारे के सारे। यस, फिलहाल तो डिफरेंट ही है, लेकिन जब रिफ्लेक्सिबल होगे, पेज सेम है लेकिन बुक डिफरेंट है। ठीक है, तो अब ये बताओ, जब किसी भी बुक को, अच्छा तुम ये बताओ, मैं क्यों बताऊं, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है रिलेशन? क्योंकि हर बुक में अपने आप के बराबर ही पेज होते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव तो हुआ, सिमेट्रिक बताओ। ठीक है, अगर दो, इस बुक में, पहली बुक में और दूसरी बुक में सेम पेज है, तो इस वाली में और इस वाली में भी क्या होंगे, सेम पेज होंगे। ट्रांजिटिव बताओ, ट्रांजिटिव है? क्यों भाई, क्यों 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 क्यों? हो सकती नहीं, होगी। अगर ए और बी, इन दोनों में सेम पेजेस हैं, और बी और सी, इन दोनों में भी सेम पेजेस हैं, तो ए और सी में भी तो सेम पेज होंगे। मैंने कहा इन दोनों में 100 पेज है, इनमें भी 100 पेज है, तो ए और सी में भी कितने होंगे, 100 पेजेस। हाँ, इसमें कुल मिला के एक्स और वाई का मतलब यहाँ पे दो एलिमेंट नहीं होता कभी भी। एक्स और वाई का मतलब होता है पूरे सेट में से कोई से भी दो उठा सकते हो तुम। समझ में आई बात? एक्स और वाई का मतलब केवल और केवल दो नहीं है, एक्स और वाई का मतलब है कि पूरे सेट में से एक बारी में कितने लोगे, दो। और अभी तक मैंने तीन चीजों को रिलेट नहीं करा होगा, या कराया है तीन ऑर्डर्ड पेयर को? ठीक। अब तुम्हें बात ये करनी है कि ये सारा एक तो रिवाइज करना अच्छे से, क्योंकि सब भूलोगे। अब मैं कल को तुमसे ये पूछूंगा, पहला क्वेश्चन क्या है बताओ जरा।